नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अल्कोहल इस शब्द के बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं हमारे समाज में आम तौर पे। लेकिन ये अल्कोहल स्टेट्स यानी कि राज्य सरकारों की ज़िंदगी में खुशियां लेके आया है। पहले से भी लेके आता था, लेकिन अब और ज़्यादा लेके आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे भी टैक्स लगा सकते हैं। देखते हैं ये मामला क्या है और इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं। 9 जजेस का बेंच सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये जजमेंट देता है कि स्टेट्स हैव द पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल और डीनेचर्ड स्पिरिट। अब बेसिकली अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं और उन स्टेजेस के दौरान जो अल्कोहल बनाने के रॉ मटेरियल हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, उनसे और भी कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करूं, जो क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है मोलासेस को ट्रीट करके। मोलासेस वही पार्ट होता है जो शुगरकेन से वेस्ट निकलता है या शुगरकेन का रिमेनिंग सब्सटेंस होता है, उसमें रेक्टिफिकेशन करके उसको ट्रीटमेंट करके रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाई जाती है। और यदि उसे और ज़्यादा ट्रीट किया जाए तो उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल कहते हैं, ENA कहते हैं। अब ENA एज अ प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसमें बियर, विस्की, विन, वोडका, ये सब वाइन, वोडका, ये सब आता है। बट इसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि कॉस्मेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल की कैटेगरी में ये आता है। अब सवाल ये होता है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल और जो अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, क्या उसमें कोई फ़र्क है? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेंटर स्टेट की पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसका 7 जज का बेंच बैठा था जिसने कहा था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को टैक्स करने की पावर स्टेट्स के पास नहीं है। 2010 में इस पर्टिकुलर केस को जब चैलेंज किया गया था, इट वाज चैलेंज्ड बाय लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, और अल्टीमेटली 2010 वो साल है जब इसे 9 जज के बेंच को रेफर किया गया। तो आप ये भी इस केस से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी केस का फाइनल जजमेंट आने में कितना समय लग सकता है। 1990 का जजमेंट आज रिवर्स हुआ है, 2010 में ये रेफर हुआ था, तो मतलब 14 साल तो रेफर किए गए ही हो गए। इससे पहले मैं केस में आगे बढ़ूं, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना। दिवाली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी जी के साथ साथ सरस्वती जी का भी आपके घर पे आगमन हो, इसके लिए स्लीपी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है 20% डिस्काउंट अपने हर एक कोर्स पे। तो ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। इस केस का बैकग्राउंड आता है फ्रॉम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 3 एंट्रीज इन डिफरेंट लिस्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल। देखिए, संविधान का 7th शेड्यूल पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। वो कहता है कि जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होंगे उनके ऊपर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास होगी और उनको रेगुलेट भी सेंटर करेगा। सिमिलरली, जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में होंगे उनके ऊपर कानून बनाने की पावर राज्य सरकार के पास, कानून बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगी और रेगुलेट करने की पावर राज्य सरकार के पास। और जो सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में हैं उसमें दोनों के पास पावर्स होंगी। हालांकि कंकरेंट लिस्ट में अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दोनों ने कानून बना दिया तो सेंटर का कानून एप्लीकेबल होगा। अगर स्टेट ने अपना कानून अपने स्टेट में अप्लाई करवाना है तो उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लेने होंगे। आई होप ये बेसिक्स की जानकारी आपको है, क्योंकि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 3 एंट्रीज के बारे में। एंट्री नंबर 33 जो कंकरेंट लिस्ट में मौजूद है। एंट्री नंबर 33 सेज ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर द कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे किसी प्रोडक्ट का कॉमर्स, ट्रेड, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है, आप समझ सकते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों क्लेम कर सकते हैं कि हम दोनों की इसके ऊपर पावर है।
Now let us see what is entry number 52 in Union list. Entry number 52 says industries control of which by the union is declared by the parliament by law to be expedient in public interest. इसका मतलब एंट्री नंबर 52 के तहत पार्लियामेंट कानून बना के यूनियन को किसी इंडस्ट्री का कंट्रोल दे सकती है. याद रखने हैं ये क्योंकि आगे हम इसे डिस्कस करेंगे. और तीसरी एंट्री है एंट्री नंबर 8 स्टेट लिस्ट के अंदर. ये कहती है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर. अब ये एंट्री स्टेट लिस्ट की है. इसका मतलब सिर्फ स्टेट के पास इसके ऊपर कानून बनाने की पावर है. अब वापस चलते हैं इस डिबेट पे, इस क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इमर्ज होता है एक कानून से जो पार्लियामेंट ने पास किया था. इस कानून का नाम है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट. इस कानून का एक सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है. यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट सर्टेन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस. इसका मतलब शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज की लिस्ट में जिन भी इंडस्ट्रीज का नाम लिखा हो उनको रेगुलेट कर सकता है सेंटर. अब सेंटर ने इस इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल अल्कोहल का नाम लिख दिया है. इंडस्ट्रियल अल्कोहल का नाम लिख दिया था और मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होता है. अगर आपको नहीं समझ आया एक बार दोबारा से वो सेक्शन देख लीजिएगा वीडियो का. अब इंडस्ट्रियल अल्कोहल को शेड्यूल्ड इंडस्ट्री बताते हुए सेंटर ने कहा कि उसकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर टैक्सेशन, उसकी क्या प्राइसेस होनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हम कंट्रोल करेंगे. ठीक है. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसे काउंटर करने की कोशिश की. आप एक चीज पे ध्यान दें, पिछले कुछ समय से हूच ट्रेजेडीज बहुत ज्यादा न्यूज में है. हूच ट्रेजेडी मतलब अवैध शराब, इलीगल या इलिसिट लिकर बनाने का प्रोसेस बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में पाया जाता है जहां पे या तो शराब बहुत महंगी है या प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन लगा हुआ है, जैसे बिहार इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. अब इन केसेस में कई बार ये देखा गया कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल था, यानी जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा था, उसको डाइवर्ट किया जा रहा था और उससे जहरीली या स्प्यूरियस लिकर या शराब बनाई जा रही थी. अब स्टेट्स का यह कहना है कि यदि सेंटर इंडस्ट्रियल अल्कोहल को कंट्रोल करेगा और हम उसकी प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम इलिसिट लिकर की इंडस्ट्री के ऊपर पकड़ बना सके. बात तो सही है. अब आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे गए. दो ही सवाल हमने इसमें सॉल्व करने हैं. सवाल नंबर 1, हमने एंट्री नंबर 52 देखा यूनियन लिस्ट में और हमने एंट्री नंबर 8 देखा. तो क्या एंट्री नंबर 52 ओवरराइड्स द एंट्री नंबर 8, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जो है क्या वो सेंटर बना के उसको रेगुलेट कर सकता है, विच मे इंक्लूड इंटॉक्सिकेटिंग लिकर ऑल्सो. सेकेंड, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब क्या है? क्या सिर्फ वो अल्कोहल जो पी सकता है ह्यूमन, कंज्यूम कर सकता है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इंटॉक्सिकेट कर सकता है लेकिन कंज्यूम नहीं किया जा सकता है? इसको ब्रॉड भी तो किया जा सकता है अब बात को, क्योंकि इंटॉक्सिकेट करने की पोटेंशियल रखने वाला लिकर है ना. क्या उसमें सिर्फ वो शराब जो पी जा सकती है वो इंक्लूडेड है, या वो रॉ मटेरियल जो ऐसी शराब बनाने के लिए यूज की जा सकती है जिससे इंटॉक्सिकेशन हो? तो अब ब्रॉड करने के लिए स्टेट्स कह रहे हैं और सेंटर कह रहा है कि नहीं, इसकी परिभाषा जो है बहुत नैरो होनी चाहिए. यही लड़ाई थी. सेंटर कहता है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको हमने सेक्शन 18 ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर नोटिफाई किया हुआ है, और ऐसी इंडस्ट्री जो एंट्री नंबर 52 के तहत यूनियन के कंट्रोल में होनी चाहिए. चाहे ट्रेड, कमर्स, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन कंकरेंट लिस्ट में हो, लेकिन आप कंकरेंट लिस्ट को कभी आइसोलेशन में नहीं पढ़ोगे, आप उसे इन कॉम्बिनेशन विद यूनियन लिस्ट पढ़ोगे. और इन दोनों लिस्ट के अंदर की एंट्री पढ़ने से आपको यह पता लगेगा कि सेंटर का कंप्लीट कंट्रोल है हर एस्पेक्ट पे जो इस इंडस्ट्री के अंदर है.
इसका मतलब स्टेट्स को इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर रेगुलेशन की पावर नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये एक तरीके से एंट्री को चेंज करने के बराबर होगा। और अगर एंट्री को चेंज करना है, लिस्ट को चेंज करना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। यूनियन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब इन टॉपिक्स को रखा जा रहा था, तो यदि आप उसे रेफर करें तो रेफर करते वक्त इंडस्ट्री के डेफिनेशन में तीनों स्टेजेस यूज होती हैं। प्री प्रोडक्शन यानी किसी चीज को प्रोड्यूस करने से पहले वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन के दौरान जितनी एक्टिविटीज हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन यानी उसे प्रोड्यूस करने के बाद वो कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, ये तीनों इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। इसका मतलब सेंटर के पास इस इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। वहीं स्टेट्स दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो ऐसी लिकर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर इस डेफिनेशन को अप्लाई करना चाहिए। डीनेचर्ड स्पिरिट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये ऐसे इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं और जिनका पर्पस या जिनका एंड यूज कॉस्मेटिक्स में भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, और शराब बनाने के लिए भी हो सकता है। इसलिए intoxicating liquor should include all these substances. Several other statutory definitions of liquor include all liquids जिसमें अल्कोहल है। इसका मतलब कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें अल्कोहल है और इंटॉक्सिकेट करने की क्षमता है, उसे इस परिभाषा में रखा जाए, ऐसा स्टेट्स का कहना है। तो इसीलिए इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर दोनों ने बहस रखी, दोनों ने अपने आर्ग्यूमेंट किए और अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। अब देखिए 8:1 का जजमेंट है। इसका मतलब एक डिसेंटिंग जजमेंट है जो मेजॉरिटी से एग्री नहीं की, वो थी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी, और उनकी जजमेंट में मैं आपको बताऊंगा, तो वेट करो उन्होंने क्या कहा काउंटर करते हुए, ये तो सुन लेना। लेकिन 8 जजेस ने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच को लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पुरानी कई जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो स्टेट लिस्ट के अंदर मौजूद है, उसकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन वाली अल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर नहीं है। इनफैक्ट किसी भी ऐसी अल्कोहल कंटेनिंग लिक्विड पे उसे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें अल्कोहल कंटेंट है, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज हो रहा हो, चाहे वो पीने के लिए यूज हो रहा हो, दैट इज इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। क्लियर कट यहां पे सुप्रीम कोर्ट कह देता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल मिसयूज हो सकता है लिकर बनाने के लिए, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका उन्होंने रीजन दिया कि संविधान में अलग अलग जगहों पे 3 तरीके से अल्कोहल से रिलेटेड एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। एक इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो अभी हमने देखा एंट्री नंबर 8 में, दूसरा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और तीसरा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। अगर इन सब का मीनिंग डिफरेंट नहीं, अगर आप इन तीनों के मीनिंग को देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, तो आप इनके नाम से तो ये समझ सकते हो कि ये कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक के सामने ड्रिंक लिखा है और एक के सामने तो डायरेक्टली ह्यूमन कंजम्पशन लिखा है। लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इज नॉट क्लियरली मेंशनिंग कि ये पीने के लिए यूज होगा या ये इंडस्ट्री में यूज होगा। So it is only using the word intoxicating liquor. Ultimately, कोर्ट का यह कहना है कि intoxicating instead of alcoholic लिखने की वजह से ये डेफिनेशन ब्रॉड, तो आप ऐसा कह सकते हो एक तरीके से कि intoxicating liquor के अंडर ये intoxicating drinks and alcoholic liquor for human consumption सबसेट है, और intoxicating liquor एक बड़ा वर्ड है, एक बड़े मीनिंग का शब्द। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर सिर्फ कंजम्पशन पे नहीं, बल्कि उसके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर कोई चीज रॉ मटेरियल है जो बाद में इंडस्ट्रियल अल्कोहल के से शराब बन सकती है, वो भी स्टेट रेगुलेट कर सकता है। दिस मीन्स स्टेट्स का पलड़ा इस मामले में भारी है। लेकिन एक जजमेंट जो था वो डिसेंटिंग जजमेंट था। डिसेंटिंग जजमेंट भी नोट किया जाता है और यहां पे भी नोट किया गया। यहां जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कहा कि स्टेट्स सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है उसे ही टैक्स कर सकता है।
स्टेट की पावर ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट होना जरूरी है इस लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के लिए। और इंटॉक्सिकेटिंग है या नहीं, ये कब पता चलेगा? जब उसे कंज्यूम करोगे। तो इसीलिए जस्टिस बीवी नागरत्ना जी ने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट हम ये नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि एंट्री 8 जो है उसके अंडर इंडस्ट्रियल लिकर आता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक लिकर के अलावा इंडस्ट्री, मेडिसिनल, टॉयलेटरी आइटम्स में भी ये इस्तेमाल होता है और वहां पे ये इंटॉक्सिकेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। सेकेंडली, उनका ये कहना है कि जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मिसयूज हो सकता है ना, रेक्टिफाइड स्पिरिट को बेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इट इज नो लॉजिक और रीजनिंग टू एक्सटेंड द डेफिनेशन। ठीक है, एंड इवन शी इन हर इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनाने वालों ने भी नॉन पोर्टेबल इंडस्ट्रियल लिकर को इंटॉक्सिकेटिंग लिकर से इक्वेट नहीं किया था। खैर, ये डिसेंटिंग जजमेंट था, इसका मतलब इसके मायने नहीं है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इस पर्टिकुलर सिनेरियो से आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में क्या इंपैक्ट नजर आ सकता है इस जजमेंट का? व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑफ सच ए जजमेंट? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और मुझे यह भी बताएं कि आपके स्टेट में क्या अल्कोहल कंजम्पशन प्रोहिबिटेड है या नहीं। धन्यवाद।